दोस्तों, जिस कहानी को हम डिटेल में जानने वाले हैं उसका नाम है ओल्ड। ये एक अमेरिकन थ्रिलर फिल्म है जो फ्रेंच नॉवेल सैंड कैसल पे बेस्ड है। एक बीच जहां जाने पर इंसान काफी तेजी से बूढ़ा होने लगता है और मर जाता है। ऐसी जगह एक डिवोर्स लेने जा रहा कपल अपना हॉलिडे एंजॉय करने बच्चों के साथ जाता है और ये सब एक्सपीरियंस करता है। इसी बात पर यह स्टोरी बेस्ड है। वो फैमिली वहां किस तरह पहुंचती है? क्या वो वहां जाकर मर जाते हैं या फिर किसी तरह बच जाते हैं? क्या वो बीच हॉन्टेड होता है? क्या वो बीच पे कोई काला जादू होता है? इसे डिटेल में हम जानते हैं आगे। मूवी के पहले सीन में हमें एक फैमिली दिखाई देती है जिसमें प्रिस्का, गाय और उनके दो बच्चे टेंट और मैडेक्स वो सब अपनी छुट्टी मनाने के लिए एक रिसोर्ट में जाते हैं, जहां उनको लेने के लिए गेट पर उस रिसोर्ट का मैनेजर आता है। वहां जाकर इन सबको उनकी टेस्ट के अनुसार जूस भी आता है। ये सब इन लोगों को बहुत पसंद आता है। वहां का नेचर भी प्रिस्का की फैमिली को बहुत अच्छा लगता है। वहां का बीच भी एकदम लग्जरियस होता है। ये लोग वहां बहुत एंजॉय करते हैं। प्रिस्का को यकीन नहीं होता है कि ऑनलाइन भी इतने अच्छे रिसोर्ट मिल सकते हैं, क्योंकि प्रिस्का ने यह रिसोर्ट ऐसे ही रैंडमली ऑनलाइन बुक किया था, क्योंकि उनको कुछ दिन के लिए एक साथ खुशी के पल बिताने थे। क्योंकि कुछ दिन बाद प्रिस्का गाय को डिवोर्स देने वाली थी। उसके पेट में ट्यूमर था और उसका कहना था कि वो ट्यूमर बड़ा होने के बाद वो बहुत बीमार हो जाएगी, इसलिए वो 3 दिन अपनी फैमिली के साथ खुशी से बिताने वाली थी। और ये बात प्रिस्का ने अपने बच्चों को नहीं बताई थी। टेंट और मैडेक्स को तो ये रिसोर्ट बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वहाँ एंटरटेनमेंट की तरह तरह के फूड्स, ड्रिंक अवेलेबल थे। और ख़ास बात तो ये थी उस रिसोर्ट की कि वहाँ लोगों की बहुत अच्छे तरीके से केयर की जाती थी। बीमार लोगों को उनके मेडिकल के कंडीशन के हिसाब से फूड दिया जाता था। आगे हमें क्रिस्टल नाम की लड़की दिखती है जो दिखने में बहुत सुंदर होती है, पर उसमें कैल्शियम डेफिशिएंसी थी, इसलिए उसे रिच कैल्शियम वाला जूस दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं पीट्रेशिया को, जिसे एप्लिक्सिया बीमारी के कारण थोड़े थोड़े समय में दौरे पड़ते थे। उसकी भी बहुत अच्छे तरीके से केयर ये लोग करते हैं। वहाँ उस रिसोर्ट के मैनेजर का नेफ्यू भी था। वो एक छोटा बच्चा होता है, उसका नाम होता है एडलिब। उसकी और टेंट की अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों दिन भर बीच पर मस्ती करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को सीक्रेटली मैसेज करने के लिए साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं। ऐसे ही एंजॉय करते हुए एक दिन बीत जाता है। दूसरे दिन सुबह वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी उनके पास उस रिसोर्ट के मैनेजर आते हैं और वो उनको बताते हैं कि यहाँ एक प्राइवेट बीच है जो बहुत ही खूबसूरत है और तुम लोगों को वहाँ जाना चाहिए, ऐसा वो बोलता है। और मैनेजर बोलता है कि वो सिर्फ सिलेक्टेड फैमिलीज को ही ये ऑफर दे रहा है। उसकी ये बात सुनकर प्रिस्का और गाय बहुत खुश हो जाते हैं, वहां जाने की तैयारी भी करते हैं। तभी वहां टेंट का दोस्त एडलिब आता है। वो टेंट से कुछ कहना चाहता था, पर तभी उसके अंकल वहां आ जाते हैं और उसे वहां से ले जाते हैं। ये फैमिली अब उस बीच की तरफ जाने के लिए एक बस में बैठकर निकलती है। उनके साथ और एक फैमिली होती है, उनका नाम होता है क्रिस्टल। क्रिस्टल का पति चार्ल्स, उनकी बेटी कारा, चार्ल्स की माँ इग्नेस और उनका डॉग, ये सब लोग होते हैं। बस का ड्राइवर उन लोगों को बीच आने के पहले ही छोड़ देता है और उनको बोलता है कि मैं ठीक 5 बजे आपको लेने के लिए आऊँगा, और जल्दी में वहाँ से वो निकल जाता है। उन सबको रिसोर्ट से बहुत सारा खाना भी दिया था, जो अब इन लोगों को उठाकर बीच पर लेकर जाना पड़ेगा। अब एक एक करके सब लोग बीच पर पहुंच जाते हैं। बीच का नज़ारा देखकर ये सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि बीच का नज़ारा बड़ा ही सुंदर होता है। सब लोग बीच पर इधर उधर घूमने लगते हैं। मैडेक्स, टेंट और कारा एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। तभी मैडेक्स को एक आदमी दिखाई देता है जो पहले से ही इस बीच पर था, जो एक रेपरी होता है, और मैडेक्स उसकी बहुत बड़ी फैन थी। मैडेक्स उसे मिलने के लिए जाने लगती है, पर तभी गाय उसे रोकता है। वहाँ का नेचर सबको अच्छा लगता है, बस सब उस नेचर में खो जाते हैं, पर उनके साथ बहुत अजीब सी चीजें हो रही थी। इस पर किसी का ध्यान ही नहीं था। मैडेक्स और कारा को बीच पर बहुत सारी चीजें मिलती है जो इसके पहले बीच पर आया था उनकी हो सकती थी,
पर होटल वालों ने तो इस बीच को साफ रखना चाहिए था, क्योंकि इससे बच्चों को इन्फेक्शन भी हो सकता है। फिर भी ये सब चीजें ऐसे ही यहाँ पर पड़ी थी और इग्निस का डॉग पता नहीं क्यों पर सिर्फ भौंक रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इधर बच्चों को बार बार बहुत जोरों की भूख लग रही थी। टेंट पानी में जाता है तो वो नोटिस करता है कि पानी में एक भी मछली नहीं है। ये बात उसको बहुत अजीब लगती है। तभी कुछ आकर उससे टकराता है। वो डर जाता है। पानी से बाहर आकर वो देखता है तो एक लड़की की लाश पानी में तैर रही थी। ये देखकर टेंट बहुत घबरा जाता है। सबको ऐसा लगता है कि सीडेन ने ही इस लड़की को मारा होगा, क्योंकि वो ही सबसे पहले इस बीच पर आया था। पर सीडेन बोलता है, मैंने उसको नहीं मारा है, ये मेरे साथ जरूर आई थी, पर वो स्विमिंग करने गई और न जाने कहाँ गायब हो गई, मुझे नहीं पता। तभी सीडेन के नाक से खून बहने लगता है। उसकी वजह से चार्ल्स को सीडेन पर ही शक होता है और वो पुलिस को फोन लगाता है, पर वहाँ कोई नेटवर्क ही नहीं होता। तभी वहाँ और एक कपल आ जाता है। उनका नाम होता है जेरिन और पिड्रेशिया। वो लोग यहाँ की हालत देखकर बहुत डर जाते हैं और जेरिन कॉल करने के लिए बाहर जाने की कोशिश करता है, पर वो घूमकर वापस वही आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। इसी बीच अग्नेशिया यानी कि चार्ल्स की माँ की अचानक मौत हो जाती है। सब सोचते हैं कि अभी तक तो ये बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक क्या हुआ। सब लोग बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गए थे। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। स्पेशली बच्चों पर क्या असर हो सकता है इन सब का। प्रिस्का बच्चों को संभालने के लिए जाती है, पर उसे अपने बच्चे कहीं दिखाई नहीं देते और जो बच्चे उसे माँ कह रहे थे वो एकदम बड़े हो गए थे। ये सब क्या हो रहा है, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। थोड़ी देर पहले मैडेक्स बोल रही थी उसका ड्रेस टाइट हो रहा है। इसका कारण प्रिस्का को अब पता चलता है, क्योंकि प्रिस्का के दोनों बच्चे बहुत तेजी से बड़े हो गए थे। कारा भी 6 साल की बच्ची थी, अब वो 12 साल की बच्ची हो गई थी। चार्ल्स एक सर्जन था, इसलिए उसे लगता है कि ये सब बच्चे किसी वायरस के शिकार हो गए होंगे। तभी इग्निस के डॉग की मौत हो जाती है। ये देखकर कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। चार्ल्स ये सब देखकर अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है और सीडेन पर चाकू से हमला करता है। सीडेन का खून बहने लगता है, पर कुछ सेकंड के लिए ही, और वो घाव कुछ पल भर में ही भर जाता है। ये देखकर ये सब लोग और भी घबरा जाते हैं। सब लोग यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचने लगते हैं। सब लोग अपनी तरफ से ट्राई करते हैं। ट्राई करते करते बेहोश हो जाते हैं। अब उनको एक ही रास्ता दिख रहा था कि तैरकर रिसोर्ट में जाना, पर कोई नहीं जानता था कि ये पानी कितना गहरा है और रिसोर्ट इससे कितना दूर है। तभी अचानक प्रिस्का को चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है, क्योंकि उसके पेट में जो 3 सेंटीमीटर का ट्यूमर था वो अभी बहुत बड़ा हो गया था, एक वाटरमेलन की तरह। चार्ल्स बोलता है कि इसका अभी ऑपरेशन नहीं किया तो ये मर जाएगी, और गाय ऑपरेशन के लिए मान जाता है। चार्ल्स एक नाइफ से ऑपरेशन स्टार्ट करता है, पर घाव करते ही वो झट से भर जाता है। इसलिए वो सब लोग उसके पेट को पकड़ कर रखते हैं और चार्ल्स उस ट्यूमर को पेट से निकालने में सफल रहता है और थोड़ी ही देर में प्रिस्का एकदम अच्छी हो जाती है। तभी सीडेन की नज़र उस लाश पर पड़ती है। जो लड़की थोड़ी देर पहले मरी थी, वो देखता है कि उसकी बॉडी से फ्लैश गायब है। वो एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली बॉडी का फ्लैश जाने में करीबन 7 साल लगते हैं, पर यहाँ पर वो 3 घंटे पहले ही आए थे। सब सोचने लगते हैं और फाइनली वो सब समझ जाते हैं कि ये सब खेल वक्त का है। इस जगह पर वक्त तेजी से भागता है। आधा घंटा मतलब यहाँ का 1 साल, इसका मतलब 1 दिन, 1 दिन का मतलब है 50 साल। और वो समझ जाते हैं कि वक्त के कारण ही उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। बच्चे तेजी से बढ़ गए हैं। प्रिस्का का 3 सेंटीमीटर का ट्यूमर अचानक बड़ा हो गया है। शायद यहाँ के हवा में अजीब तरह की केमिकल है, उसी की वजह से बहुत सारे बदलाव आए थे। सबकी स्किन डेड होने लगी थी, सबके चेहरे पर रिंकल्स आने लगे थे। नेल्स और हेयर्स को कुछ भी नहीं हो रहा था, बिकॉज वो डेड सेल्स से बने थे। वो सब लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर उनका वक्त बहुत तेजी से खत्म हो रहा था और उनकी एज बढ़ रही थी, इसलिए उनकी बॉडी उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी। तभी चार्ल्स अपना मानसिक संतुलन खोने की वजह से अजीब बर्ताव करने लगा था।
कुछ भी बड़बड़ा रहा था। उसे लग रहा था कि सीडेन उसे मारने वाला है और उसे कहीं लग रहा था कि जेरिन उसका वॉलेट चुराने वाला है। ये सब होते हुए भी चार्ल्स एक मूवी के बारे में ही सोच रहा होता है और परेशान होता है कि इस कंडीशन में सबको अपने बच्चों की चिंता हो रही थी, क्योंकि इस बदलाव को वो कैसे समझ सकेंगे। तभी सब बच्चों को ढूंढने लगते हैं। तब हम देखते हैं कि कारा कुछ खा रही होती है, पर वो ऐसे खा रही होती है जैसे उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। तभी उसके पेट को देखते हुए हमें समझ में आता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बच्चा टेंट का होता है। खेलते खेलते उनसे ये गलती हो जाती है, क्योंकि उनके फिजिकल बदलाव इतने तेजी से हो रहे थे कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कारा का पेट बड़े तेजी से बढ़ने लगता है और जेरिन बोलता है, समय कम है, हमें इसकी डिलीवरी करनी पड़ेगी। तभी कारा के लेबर पेन स्टार्ट होते हैं। उसको एक बच्चा होता है, पर उसकी ग्रोथ इतनी तेजी से होती है कि वो बेचारा खाली पेट ही मर जाता है। वहाँ की सिचुएशन बहुत बिगड़ गई थी। क्रिस्टल एक बहुत खूबसूरत लेडी होती है। वो अभी बहुत बदसूरत दिखने लगी थी। उसका चेहरा रिंकल से भर गया था। सब लोग बड़े तेजी से बूढ़े होने लगे थे। चार्ल्स की हालत तो बड़ी ही बेकार हो गई थी। उसने पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और उसने सीडेन का खून कर दिया था। चाकू से उसे मारा था। सब लोग डर जाते हैं क्योंकि अब एक खूनी भी उनके साथ है। ये सिचुएशन देखकर जेरिन डिसाइड कर लेता है कि वो पानी से तैरकर रिसोर्ट में जाएगा और पेट्रिशिया को भी अभी तक कोई दौरा नहीं पड़ा था, पर कभी भी उसको दवाई की जरूरत पड़ सकती थी। जेरिन के जाने के बाद सब सोचने लगते हैं कि उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है और वो एक बात नोटिस करते हैं कि यहाँ जितनी भी फैमिली आई है उन सब में कोई ना कोई बीमार है। जैसे प्रिस्का को ट्यूमर है, चार्ल्स अनस्टेबल था और क्रिस्टल को कैल्शियम डेफिशिएंसी की कमी थी। सीडेन को ब्लड क्लॉटिंग की बीमारी थी और उसके साथ जो लड़की आई थी वो भी बीमार थी। वो सब सोचते हैं कि हम सब बीमार लोगों को यहाँ भेजने का कुछ तो कारण होगा। तब गाय को याद आता है कि इस रिसोर्ट का कैटलॉग देखते वक्त उस पर लिखा था कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी इस रिसोर्ट की शेयर होल्डर है। और प्रिस्का को भी याद आता है कि इस रिसोर्ट का पता उसे एक एडवर्टीजमेंट से लगा, जो एड उसके प्रिस्क्रिप्शन के नीचे डिस्प्ले हो रही थी। और तभी प्रिस्का ने उस साइट को चेक किया था। तब से उन लोगों को मैसेजेस और मेल्स मिलने लगे थे और तब वो समझ जाते हैं कि ये सब खेल इन रिसोर्ट वालों का ही है और इसलिए उन्होंने हमारे ट्रैवलिंग का अरेंजमेंट भी किया है और हमारे पासपोर्ट भी उनके ही पास रख लिए ताकि वो बता सके कि ये लोग यहाँ पर आए ही नहीं थे। तभी जेरिन की लाश तैरते हुए दिखती है, यानी तैर कर भी ये लोग रिसोर्ट तक नहीं जा सकते थे। ये रास्ता भी उनके लिए बंद हो गया था। ये सब लोग बड़े ही मुश्किलों में फंस गए थे। कारा ये सब सह नहीं कर पा रही थी क्योंकि थोड़े ही समय में उसके साथ बहुत कुछ हो गया था और उसका 6 साल का दिमाग ये सब समझ नहीं पा रहा था। वो एक जगह से ऊपर चढ़ने लगती है ताकि वो ऊपर से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ सके, पर वो थोड़ी ऊपर चढ़ती है और उसे चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिरकर मरती है। पेट्रिशिया को भी चक्कर आते हैं और वो भी मर जाती है। अब बचे लोगों की हालत भी बहुत बुरी हो गई थी। प्रिस्का को एक कान से सुनाई ही नहीं दे रहा था। क्रिस्टल तो इतनी बदसूरत हो गई थी कि वो किसके सामने ही नहीं आ रही थी। पर इसमें एक बात बहुत अच्छी होती है, प्रिस्का और गाय में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर हो गई थी और वो फिर से एक हो गए थे। तब टेंट और मेडेक्स कागज ढूंढने लगते हैं ताकि वो अपने पेरेंट्स के लिए आग जला पाए। तभी उनको एक डायरी मिलती है। उसमें बहुत सारे लोगों के नाम होते हैं। शायद जो इनसे पहले इस बीच पर आए थे, शायद उनको पता चला था कि यहाँ बीच पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तभी टेंट को कुछ दूर चीज नजर आती है, एक कैमरे जैसी। तब टेंट सोचता है कि हम मेटल कवर बनाकर यहाँ से निकल सकते हैं, पर मेटल कवर बनाएंगे कैसे? तभी चार्ल्स गाय पर हमला करने लगता है क्योंकि वो पूरी तरह से पागल हो गया था। ये देखकर प्रिस्का अपने बच्चों को सेफ जगह जाने के लिए बोलती है और एक चाकू से चार्ल्स को मारती है और बहुत बुरी मौत चार्ल्स को मिलती है। बच्चे एक जगह पर छुप जाते हैं। वहां उनको किसी की रोने की आवाज आने लगती है। वो देखते हैं तो उनको क्रिस्टल दिखती है जिसकी कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से हड्डियां कमजोर हो गई थी।
वो इन दोनों को भी पहचान नहीं पा रही थी। वो चलने लगती है तो उसकी हड्डियां टूटने लगती है और फिर से जुड़ भी जाती है, पर बहुत ही अजीब शेप में, और वो मर जाती है। मरने के बाद वो एक ऑक्टोपस जैसी दिखती है। इसके बाद टेंट और मैडेक्स बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनके पेरेंट्स बहुत बूढ़े हो गए हैं और वो मर जाते हैं। अब सिर्फ मैडेक्स और टेंट ही बचे होते हैं। अगले सुबह हम देखते हैं कि मैडेक्स 60 में और टेंट 50 में पहुंच चुके थे और उनके हाथ में सिर्फ 13 घंटे बचे थे और वो मौत का इंतजार करते करते रेत के साथ खेलते हैं क्योंकि उनका दिमाग अभी भी बच्चे जैसा ही था। तब टेंट को अचानक याद आता है कि एडलिब ने यहाँ आते वक्त उसको एक चिट्ठी दी थी। टेंट वो चिट्ठी ढूंढता है, उसे देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसमें उसने लिखा था कि उसके अंकल को कोरल रीफ पसंद नहीं है, क्योंकि वो बच्चा भी जानता था कि बीच पर गए हुए लोग वापस नहीं आते हैं। इसलिए उसने टेंट को ये नोट दी थी और टेंट और मैडेक्स देर ना करते हुए कोरल रीफ के पास जाते हैं और पूरा जोर लगाकर वहां से तैरने लगते हैं। तभी हमें एक आदमी कैमरा हाथ में लिए हुआ दिखाई देता है। ये वही आदमी होता है जो इन सब लोगों को छोड़ने बस का ड्राइवर बन के आया था और उसने बीच के चारों तरफ कैमरे लगवाए थे। वो अपने बॉस को कॉल करता है और बताता है कि यहाँ पर सब लोग मर चुके हैं और वो आदमी अपने ऑफिस में जाता है जो एक रिसर्च लैब होती है फार्मा कंपनी की। यहाँ के लोग उस बीज को एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं और वो वहाँ सिर्फ बीमार लोगों को ही भेजते थे जिनको ये उनकी बनाई हुई दवाई जूस में मिलाकर देते थे और वहाँ पर भेज देते थे। एक्सपेरिमेंट के लिए उस बीज पर वो उन्हें भेजते थे। वो देखते थे कि उनकी दवाई कितनी काम करती है उनकी बीमारी पर, और वहाँ समय तेज था इसलिए उनको रिजल्ट आने में वक्त भी नहीं लगता था। उनका कहना था कि भले ही इसमें जान जाती है पर बहुत सारी लोगों की जान बचाने के लिए ये सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा। आज उनका 73rd एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया था। उनको एप्लिक्सिया की दवाई मिल गई थी क्योंकि पेड्रिशिया को 8 घंटे तक कोई भी दौरे नहीं पड़े थे। मतलब 16 साल तक ये बीमारी लोगों को आराम दिला सकती थी और ये सब लोग लैब में खुशी मनाते हमें दिखते हैं। तभी हमें पता चलता है कि टेंट और मैडेक्स सब मुश्किलों का सामना करके रिसोर्ट में पहुंच जाते हैं और साथ में उन्होंने वो डायरी भी लाई थी जिसमें उन सब लोगों के नाम होते हैं जो यहाँ आकर गायब हुए थे। ये डायरी वो एक पुलिस वाले को देते हैं। वो पुलिस वाला इन पर पहले विश्वास नहीं करता है पर सब क्रॉस चेक करके देखता है तो वो देखता है कि सब लोग एक साथ यहाँ से गायब हो गए हैं। वो अपनी टीम को फोन करता है और इस रिसोर्ट पर रेड करता है और बंद कर देता है हमेशा के लिए। ये खबर मीडिया तक पहुंच जाती है और सब लोग शॉक हो जाते हैं इस भयानक एक्सपेरिमेंट को जानकर। अंत में टेंट और मैडेक्स एडलिब को थैंक्स बोलते हैं क्योंकि उसकी ही वजह से ये सच दुनिया के सामने आया था और ये लोग जिंदा वापस अपनी दुनिया में आए थे। इन दोनों को अपने घर भेज दिया जाता है। उनको नहीं पता था कि वो लोग आगे की जिंदगी कैसे जिएंगे, पर वो सोचते हैं कि इतनी मुश्किलों का सामना किया है तो आगे का सफ़र भी तय कर ही लेंगे। और इसी सीन पर यह मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। जल्द ही आऊँगी एक नई मूवी के साथ। गुड बाय।